हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। आज सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। यस, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक टाइप है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी पर हम लोग अपना पूरा फोकस आज मेंटेन करेंगे और आपको आज के लेक्चर में ये बात पता चलेगी कि क्यों वेपर प्रेशर इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्यों वेपर प्रेशर को बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको बताया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वेपर प्रेशर के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं करी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस सीरीज के पहले पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपका वेपर प्रेशर टॉपिक पर कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप बहुत अच्छे से समझ पाएं कि किस तरह से वेपर प्रेशर अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, कैसे करोगे? तो भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर की अभी तक की प्रीवियस प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। आपको बस यूट्यूब पे सर्च बार में इतना टाइप करना है केमिस्ट्री कक्षा सोल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट, आपको वहां से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो आपके रिक्वायर्ड वेपर प्रेशर के लेक्चर है आप वहां से देख सकते हैं, या सिर्फ वेपर प्रेशर बाय केमिस्ट्री कक्षा ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहां पर भी वो पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। चलो, इनफ ऑफ द प्रमोशन, अब अपने आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा वेपर प्रेशर की इंपॉर्टेंस, क्योंकि इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बातें वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ में ये देखा था कि अगर हम लोग दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दे, जैसे मान लो हमारे पास एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये पिंक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विड ए को, और ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विड बी को। हमने इन दोनों को लिक्विड को मिक्स कर दिया, तो यहां पर हम लोगों ने इन लिक्विड को मिक्स कर दिया है। अब अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पर हम इस लिक्विड के सोल्यूशन को, याद रखना मेरी बात को, लिक्विड के सोल्यूशन को लेकर जाएंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो क्योंकि ये लिक्विड वोलाटाइल है, क्योंकि वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या, ये आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे, तो ये लिक्विड इवेपोरेट होकर गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे। और गैस में क्योंकि दोनों लिक्विड वोलाटाइल है, तो लिक्विड ए भी जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा वेपर फेज में ए लिक्विड के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि पिंक कलर से शो करे गए हैं, और बी लिक्विड के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जो कि एक्चुअल में ग्रीन कलर से शो करे गए हैं। तो ऊपर जो वेपर का मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में ए और बी दोनों सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे वेपर फॉर्म में, और दोनों ही अपना अपना कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे। ये प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं राउल्ट लॉ की हेल्प से, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। अब आज हम लोगों को यह देखना है कि मान लीजिए हम लिक्विड के अंदर अब की बार वोलाटाइल लिक्विड डिसॉल्व ना करें, बल्कि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें। अब पहले तो आप ये समझिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है। शुगर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूट जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होता। जैसे शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व हो जाती है, यानी शुगर सॉल्यूट की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल नहीं, ठीक है ये, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है। क्यों? क्योंकि शुगर आसानी से इवेपोरेट नहीं होती। उसी का उल्टा अल्कोहल को वाटर में मिक्स करोगे तो अल्कोहल और वाटर दोनों आसानी से इवेपोरेट हो सकते हैं। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में क्या क्या आ गया, हमारे पास शुगर आ गया, हमारे पास ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम क्लोराइड डालोगे, वो भी दरअसल में एक टाइप का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब यहां पर नोटिस करो फिगर को। कई बार ना बच्चे जब कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिगर्स में दी हुई इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, जो आपको प्रॉब्लम देता है, और टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। इसलिए मैं पिक्चर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ अपनी प्रैक्टिस में पिक्चर्स में दिए हुए डेटा को अंडरस्टैंड करने में। और पिक्चर्स में दिया हुआ डेटा बहुत यूजफुल होता है। कैसे कैसे वो डेटा आपको हेल्प करेगा, उसी के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहां पर देखो फिगर में आपको दिया हुआ है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां पर उसकी टॉप मोस्ट सरफेस पर अवेलेबल है। अब अगर ये प्योर सॉल्वेंट टी टेम्परेचर पर हमने मेंटेन करा, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, तो हर टेम्परेचर पर लिक्विड इवेपोरेट होता है। तो इस प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल इसकी टॉप मोस्ट सरफेस से इवेपोरेट होकर गैस फॉर्म में चले गए। तो यहां पर बहुत सारे गैस पार्टिकल इकट्ठा हो गए, और गैस पार्टिकल अगर इकट्ठा हो गए तो यहां पर ये प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर अप्लाई कर सकता है उस गिवन टेम्परेचर पे। पर यहीं पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करिए, जैसे ही हम लोग इस सॉल्वेंट के अंदर
इस लिक्विड के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो ये जो हमारी टॉप मोस्ट सरफेस है, उस सरफेस में लिक्विड के पार्टिकल के साथ साथ कुछ सॉलिड के पार्टिकल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे। हालांकि वो पूरे सॉल्यूशन में होंगे, लेकिन टॉप मोस्ट लेयर पर भी होंगे। और टॉप मोस्ट लेयर होने पर फर्क क्या आ जाएगा, अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो ये इवेपोरेट नहीं हो सकते। जैसे यहां पे लिक्विड ए और बी दोनों इवेपोरेट हो रहे थे सरफेस से, अब की बार सिर्फ लिक्विड इवेपोरेट होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं होगा। और क्योंकि अब लिक्विड सरफेस पे कम पार्टिकल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, तो लिक्विड जो इवेपोरेट होगा वो भी कम होगा। जरा राइट वाले फिगर को आप ध्यान से देखो तो इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स कम बनाए गए हैं वेपर फॉर्म में, और लेफ्ट वाले फिगर में लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बनाए गए हैं जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब प्योर सॉल्वेंट था तो सिर्फ क्या थे, लिक्विड के पार्टिकल्स ही अवेलेबल थे सरफेस पे, तो वो ज्यादा इवेपोरेट हो रहे थे। और यहां पर हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं जो अब आसानी से इवेपोरेट नहीं होंगे, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ये तो बिल्कुल इवेपोरेट नहीं होगा। और क्योंकि सरफेस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए हैं हमारे लिक्विड के या सॉल्वेंट के, तो इसलिए अब सॉल्वेंट भी वेपर में कम जाएगा सेम टेम्परेचर पे जिस पर हमने प्योर लिक्विड रखा था। तो हमारे पास अपने आप ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यानी अगर हमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम करना है तो उसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करें, उस सॉल्वेंट के अंदर डाल दे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो सेम टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एक डेटा से मैं आपको बताता हूं रफली। मान लो ये वाटर था, इसका 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर था वो 200 mm मरकरी या 300 mm मरकरी, नॉर्मल डेटा बता रहा हूं, इतना है। जैसे ही आप उसमें शुगर डाल दोगे, फिर से अगर आप सेम टेम्परेचर पर इसे मेंटेन करोगे, अगर आपने इसे 20 डिग्री पर मेंटेन करा था, इसे भी 20 पर अगर मेंटेन कर दो, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो आपकी बार 300 से कम आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर का अगर आपको कम करने को बोला जाए तो आप कैसे करोगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर दोगे। या आप एक बात याद रखना, कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आपने लिक्विड के अंदर डाला है तो लिक्विड का सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अपने ही प्योर लिक्विड से कम हो जाएगा। अब ये बात अगर पकड़ में आ गई है, ट्रस्ट मी, पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से समझ में आएगा, और न्यूमेरिकल्स तो भाई आपके बाएं हाथ के सबसे छोटी वाली उंगली के नाखून का खेल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बड़े आराम से होंगे, बस लॉजिक्स अच्छे से लगाने हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लगाने हैं। चलो आगे बात करें तो आप समझ लेते हैं हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को अगर मेरे को आपको मतलब डेफिनेशन वाइज समझाना हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दरअसल में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। यहां पर देखो हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना, ये हम लोगों ने ये पता कर लिया ये डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ये बात अभी भी मैंने आपको बहुत डिटेल में मेंशन करी है। अब दरअसल में सॉल्यूशन की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इसी डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो तब इफेक्ट में आती हैं जब हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए एक वोलेटाइल लिक्विड के अंदर डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाने की वजह से बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की चेंज होने लगती हैं। जैसे उनमें से एक पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये अपने आप में ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस है मेरे भाई, वो मेन फोकस है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो इसी के बारे में अब हम लोग बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात थोड़ी सी और डिफाइन कर लेते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को अगर आपको मतलब टेक्निकली डिफाइन करना हो तो इसके पीछे रीजन तो है वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना। और याद करो वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ था, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, क्योंकि हम लोगों ने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा था तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने इस लिक्विड की सरफेस पर भी कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली थी। तो अब सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स कम अवेलेबल थे इवेपोरेट होने के लिए, इसीलिए लिक्विड कम इवेपोरेट हुआ तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो एक बात सोचो, अगर मैं बहुत सारा सॉल्यूट डाल दूं यहां पर, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दूं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाऊंगा तो इस सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स और ज्यादा आ जाएंगे, और अगर इस सरफेस के ऊपर
सल्यूट के पार्टिकल और ज्यादा आ गए तो लिक्विड के पार्टिकल कम हो जाएंगे या सॉल्वेंट के पार्टिकल और कम हो जाएंगे, और सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर कम हो गए तो वेपर प्रेशर जो उस लिक्विड का आया था वो और कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इफेक्ट होने लगेंगी। तो इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को इफेक्ट देखो कर कौन रहा है, वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज आ रहा है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज आ रहा है जब उसमें हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर रहा है, ये सरफेस पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो जितनी ज्यादा सरफेस हम लोग ऑक्यूपाई करवा देंगे, यानी जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ा देंगे, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा इस सॉल्वेंट का चेंज होगा, और वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा अगर कम होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा इफेक्ट होगी। तो सिंपल मीनिंग में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दरअसल में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्यों? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे सरफेस पर सॉल्वेंट उतना कम हो जाएगा। सरफेस पे सॉल्वेंट अगर कम हुआ तो इवेपोरेट कम हो गया, इवेपोरेट कम होगा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट होने लगेगी, या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसी वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दरअसल में हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया मैं आपको यहां मेंशन कर रहा हूं। ये हमारा बीएमआई टाइप का आइडिया है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। पुराने बच्चों को पता है, अगर आप नए आए हो तो आपको अब पता चल जाएगा। मैं ये बहुत बोलता हूँ, बीएमआई टाइप का आइडिया भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चीज आपको अच्छी लगी हो ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको ये सारे रेगुलर अपडेट्स बेहतरीन वाले आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है, कोई संकोच मत करना। अब आगे बात करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया जो वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी ये किस चीज पर डिपेंड करेगी। तो वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में डिपेंड करने वाली है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, और ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स के। इसका सॉल्यूट पार्टिकल के मास से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, सॉल्यूट पार्टिकल के मास का उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सॉल्यूट पार्टिकल हल्के लिए तो उसके 1 मोल का मास कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही होंगे। और सॉल्यूट अगर हैवी है तो उसके 1 मोल पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही होंगे। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में डिपेंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे करती है, इसकी क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं होता या उसके नेचर का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी, सबसे फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे हमने जो बात करी है ना कि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर हमारे प्योर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है, उसी बात को हमें मैथमेटिकली अब समझना है, क्या क्या फॉर्मूले आते हैं उसके अंदर, इसके बारे में बात करनी है। तो देखो हमें पहला क्वेश्चन, मतलब जो आइडिया दिया है, वो जो मैंने आपको बातें बताई है ना, वो यहां पे सारी लिख दी अच्छे से। क्यों लिखी है? क्योंकि कई बार ना जब आप रिवीजन करते हो तो जरूरी नहीं कि आप वन शॉट वीडियो ही देखो। ठीक है, जरूरी ही नहीं है कि आप जो वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है उसको देखो। कई बार ना आपका मन करता है जस्ट फॉर टेस्ट चेंज कि लाओ ना मैंने जो पढ़ा है उसे एक बार रीड करता हूं नोट्स के फॉर्म में, तो आप नोट्स बना पाओ प्रॉपर्ली और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ पाओ। ये आपके लिए इसलिए मैंने लिख दी हैं, और ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हो एक ही जगह पर, ताकि आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ और जब भी रिवीजन का मौका मिले तो आप करो। और मैं आपको एक बार फैक्ट बताता हूं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स से अगर आप चीजें अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग महसूस होगी, रादर देन मियरली अगर आप सिर्फ और सिर्फ रोट वीडियो देखते जाओगे, वीडियो देखते जाओगे, वीडियो देखते जाओगे। ठीक है, तो उससे लर्निंग उतनी इफेक्टिव जरूरी नहीं कि हो पाए। तो इसीलिए अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बनाने की हैबिट डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ गए होंगे, जो मैंने बातें बोली है वही लिखी है यहाँ पर सारी। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, जो बात मैंने आपको बताई है बस उसी को अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस करने वाले हैं। हम लोगों को ये पता चल गया है कि जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर एक गिवन टेंपरेचर पर लोअर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। ये चीज आप यहां फिगर में भी देख सकते हो। दरअसल में फिगर के लेफ्ट वाले पार्ट में ये हमें प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट का एक टी टेम्परेचर पर कुछ वेपर बना यहां पर लिक्विड के ऊपर, और ये बैरोमीटर लगा था, इसने प्रेशर बताया 3 atm। हमने क्या करा, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया,
अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर यहाँ पर सॉल्यूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सॉल्यूट के ना छोटे छोटे पार्टिकल आ गए सरफेस पे, और सॉल्यूशन के अंदर भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस पे होंगे भाई, ऐसी कोई गलत फहमी मत पाल लीजिएगा। सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वेपर प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर होने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो सरफेस पे अब सॉल्यूट पार्टिकल भी आ गए तो हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो गए, तो वेपर में भी सॉल्वेंट के पार्टिकल कम गए, और वेपर में अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल कम गए तो इसका प्रेशर भी कम आया। तो यहां पर ये हमारा एक्चुअल में दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल टी टेम्परेचर पर, और इसका प्रेशर 2 atm आ रहा है, यानी सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है उसका प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। तो ये जो कमी आई है, इसी कमी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था इसका वेपर प्रेशर P0 है, और जो सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, इसका वेपर प्रेशर PS है। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, P0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा आने वाला है। ये बात हमने अभी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करी है। अब अगर ये बात हमें समझ में आई है तो हम लोग एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि P0 माइनस PS, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, हमें पढ़ना एक्चुअल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर वैल्यू को किसी रिलेशन में यानी किसी के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है, और हम रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। तो यहां पर ये जो P0 माइनस PS अपॉन P0 टर्म आएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मेरा बच्चा, मैं आपको बता दूं दोनों पर्टिकुलर टर्म्स में फर्क है, और कई बार क्वेश्चन में हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो हमारे लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो यही टेस्ट करना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी जजमेंट आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं, ये छोटी छोटी बातें आपको पता है या नहीं। तो प्रॉब्लम्स में ना, न्यूमेरिकल्स में कई बार ऐसे टर्म आएगा कि आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्व करना है। तो अगर आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्व करना है, इसका मतलब है वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि P0 माइनस PS की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 की वैल्यू क्या है। मैं फिर से बता दूं, यहां पर P0 क्या है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है एट अ गिवन टेम्परेचर, और PS उसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दे तो सेम टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अच्छा, अब ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसे हमें ये बात पता है कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ही डिपेंड करेगी। सॉल्यूट पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतनी कम होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम होंगे तो वो कम होगी। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को राउल्ट ने एक्सप्लेन करा कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, राउल्ट ने ही लॉ किसके लिए बताया था, अगर हम लोग दो वोलेटाइल सॉल्यूट्स को मिक्स, दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, तो राउल्ट ने अपने आइडिया को और ज्यादा मॉडिफाई करके ये बताया कि दरअसल में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये काम कैसे कर सकते हो। और आइडिया बहुत सिंपल है। आइडिया क्या कहता है, देखो यहां पर राउल्ट ने जो लॉ बताया वो यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी सोल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर आता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोगों ने पहले भी राउल्ट लॉ में पढ़ा है। तो अब हमारे पास इस सोल्यूशन में, ठीक है, अगर हम लोग राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई करें, तो हम लोग अगर पिछली क्लास से याद करें राउल्ट लॉ को, तो राउल्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के प्योर वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इनटू सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के सम के बराबर आता है। ये हम लोगों ने राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है। बट यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, हम लोग एक्चुअल में डील कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ। सिंस वी आर डीलिंग विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम लोग डील कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ। तो अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ डील कर रहे हैं, तो यहां पर मैं एक बड़ी जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू होगी ना, ये 0 हो जाएगी। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल इसका मतलब है वो वेपर में जाना प्रेफर ही नहीं करेगा, और अगर वेपर में जाना प्रेफर नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो ये बात अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मुझे यहां से बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा
कि जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर का मतलब क्या, ये जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है यही तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है। राउट लॉ हम लोग किस पर अप्लाई करते हैं, सोल्यूशन पे। तो हमने सोल्यूशन पे अगर अप्लाई करा राउट लॉ, तो जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो सोल्यूशन का ही तो प्रेशर आएगा। तो बेसिकली में ये जो टोटल प्रेशर है ये हमारे सोल्यूशन का प्रेशर है, और ये टर्म अगर जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं बस यहीं पर थोड़ी बहुत बातें चेंज करना चाहूंगा आपके लिए। मान लीजिए कि ये जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इसे मैं लेट कर लेता हूं पी नॉट, क्योंकि मुझे सर्टेन टर्म्स ही चाहिए, उन्हीं का मैंने इस्तेमाल करा है। और ये जो पी टोटल है ये सोल्यूशन का प्रेशर है ना, तो इससे मैंने अगर पी एस लेट कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, पी एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन हमारा बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें दो ही चीजें हैं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही आना चाहिए। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये दरअसल में 1 के बराबर आएगा। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये डेटा आप यहां पर पुट कर दो, तो हमारे पास सोल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू पी नॉट। पी नॉट को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू पी नॉट। अब एक काम करते हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो नेगेटिव में दे रखा है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं और पीएस को राइट हैंड साइड पे, इन दोनों को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब इसका डिस्कशन आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमें क्या आइडिया मिलेगा मेरा बेटा, हमें ये मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और साथ में जो पी नॉट है इसे हमने लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करा, इज इक्वल टू में आ जाएगा पी नॉट, ये जो पी नॉट बचा था ये, और पीएस हमने ट्रांसफर करा है तो वो, तो यहां पर राइट हैंड साइड पे माइनस में आ गया पीएस। इस पी नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ गया, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट के बराबर आ गया। तो यही हमारा दरअसल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है मेरा बेटा, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है ये समझ गए होगे, बीएमआई टाइप का फॉर्मूला है। बीएमआई टाइप का फॉर्मूला का मतलब क्या, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पी नॉट यहां पर क्या है, पी नॉट है हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। पीएस वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का एट सेम टेम्परेचर, और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आपको पता है एक सोल्यूट एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। ये चीज आपको तो बड़े आराम से समझ में आ गई होगी, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए ना ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो इसका ना एक मॉडिफाइड वर्जन मैं यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड फॉर्मूला बता देता हूं आपको, और इसे भी 2 मिनट के अंदर ड्राइव भी करेंगे अपन। तो मॉडिफाइड फॉर्मूला आएगा पी नॉट माइनस पी एस, साथ में अपॉन में आ जाएगा पी एस। यहां जैसे पी नॉट है ना, इसकी जगह पे पी एस आएगा। अच्छा, मॉडिफाइड इसका मतलब है इसमें ट्विकिंग करके, चेंजेस करके हम ये लाएंगे, लेकिन यूजफुल ये ज्यादा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, साथ में हमारे पास इक्वालिटी, मतलब यहां पर आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन की बजाय ये टर्म आएगा, और ये मैं आपको बता रहा हूं मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे दरअसल में अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। और मैं यहीं पर एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये सबसे डिनोमिनेटर में जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में मोलर मास सबसे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं,
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसके साथ पूरे अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। दिख रहा होगा। तो आपको पता है ये सॉल्वेंट सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसी चेंजेस के बारे में बात कर रहा था। और ये ट्विकिंग, ये चेंजेस अगर आप खुद कर सकते हो, ट्रस्ट मी, आपको ऐसा महसूस होगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो गया। तो हमारे साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ। बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, थोड़ा सा कैची हो गया तो मैं सही से लिख देता हूं। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे लिए, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, ये फॉर्मूले आए कहां से, 2 मिनट देना, ड्राइव करते हैं अपन इस फॉर्मूले को। आए कहां से ये फॉर्मूले, जरा ध्यान से देखो। हम लोगों ने ये प्रूव करा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मैं ना इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन का अब रेसिप्रोकल कर दूं तो देखो क्या होगा। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल करा तो ये पी नॉट ऊपर डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसके साथ एडिशन में, और डिनोमिनेटर में आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब समझदार बच्चों को पता है कि इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ना इन दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते थे। मतलब यहां पर अगर किसी ने सोचा एक काम करते, इसको अलग कर देते, इसको अलग कर देते, ठीक है। किसी ने अगर ऐसा सोचा कि ऐसे कर दे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां बीच में प्लस है, प्लस लगाया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं बता दूं, अगर आपने ऐसा सोचा, अगर सोचा है, और मुझे भरोसा है बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा, तो ये मेरा बेटा गलत है, ठीक है। ये आइडिया ही रॉन्ग है। और मैं आपको बता दूं, कई बार ना आपसे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट रॉन्ग होने की वजह से रॉन्ग नहीं होते, आप उसमें मैथ गलत लगा देते हो जिसकी वजह से वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर आप भी अगर आपने भी ऐसा सोचा था, तो मैं पहले आपको बता दूं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म ऐड हो रहे हैं और न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म है, तो आप इसे अलग अलग ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है मेरा बेटा। हाँ, लेकिन अगर इसका उल्टा है, न्यूमरेटर में 2 टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आप इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि मैथ अलाउ करेगी ये दोनों टर्म सेम आएंगे। तो इसीलिए पता है मैंने रेसिप्रोकल करा। जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा, अरे सर आपने रेसिप्रोकल करा ही क्यों, तो आप समझ गए ना, रेसिप्रोकल क्यों करा, ताकि मैं इनको अलग अलग डिवाइड कर पाऊं। तो इनको अलग अलग डिवाइड करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैंसिल, तो राइट हैंड साइड पे 1 बचा। हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा हमारे पास पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। एक मिनट मैं चेक करता हूँ सही लिखा था मैंने, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 1 माइनस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नॉट मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बचा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ। अब एक छोटा सा काम करना है कि सॉरी यहां पे प्लस था ना, माइनस नहीं, ये प्लस है। तो अगर प्लस है तो एक छोटा सा काम कर रहा हूं, 1 को इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो ये आ गया पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, साथ में -1। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां से आपने पी नॉट माइनस पी एस कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया पी नॉट, ये पी नॉट माइनस पी एस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में आ गया पी नॉट माइनस पी एस। राइट हैंड साइड पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया। बस अब 1 मिनट स्टेप, 1 मिनट रुकेगा, प्रूविंग हो गई है। और मुझे उम्मीद है जितने बच्चे समझदार है वो अब इसके आगे तो अपना स्टेप कर ही लेंगे। इस माइनस को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस पी नॉट हो जाएगा, ये प्लस पी एस हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास आएगा पी नॉट माइनस पी एस, तो डिवाइड में हमारे पास आ गया पी नॉट माइनस पी एस। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहीं पर छोटी सी बात फिर से नोटिस करो, क्या करने वाले हैं, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट,
देखा पीएस का टर्म आता हुआ, पीएस का टर्म आता हुआ दिख गया। तो अब आई गेस समझदार बच्चों को प्रूविंग पकड़ में आ गई है। और ये प्रूविंग क्या है, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है जो अपनी सहूलियत के हमने करा है। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर से एक और बार रेसिप्रोकल वाला कार्ड हम लोग खेलेंगे। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो अब की बार पी नॉट माइनस पी एस न्यूमरेटर में चला जाएगा, पी एस डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में चला जाएगा, और मेरे भाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में। तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ गया, ये आइडिया आपको बड़ा चमक के समझ में आया। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इसके बराबर आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसे अगर आप ओपन और कर दोगे राइट हैंड साइड को तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला ना बहुत ही पॉपुलर है। इस फॉर्मूले में ना सारे टर्म्स हमने एकदम क्या कर दिए, इन्वॉल्व कर दिए। एक बात समझो, जब आप सोल्यूशन बनाओगे एक सॉल्वेंट और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इस्तेमाल करके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये आपके कंट्रोल में है, आप इसे मेजर कर सकते हो। आपको 10 ग्राम वाटर लेना है, 20 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, ये आपके कंट्रोल में है। मास ऑफ सॉल्यूट ये भी आपके कंट्रोल में है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मेजर करके ही तो मोल्स आएंगे। तो वो मोल्स के लिए मोलर मास भी आपके पास फॉर्मूले में आ गए, और उनका कितना वेपर प्रेशर आएगा प्योर फॉर्म में, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, वो सब इस फॉर्मूले में सारे टर्म आ रहे हैं। और सारे टर्म अगर आ रहे हैं तो अगर सारे टर्म पता है बस एक नहीं पता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस अननोन टर्म को आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर मान लो मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो इस फॉर्मूले से, तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से पहले मुझे मोल्स बनाने पड़ेंगे, और मोल से फिर आगे और काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टायरिंग है। मैंने मेहनत बचा दी आपकी। ठीक है, चलो अब ये समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जितनी मेहनत करी है, जितना ध्यान से वीडियो देखा है हमने, उससे सीखा क्या क्या है, ये भी नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, तो यार एक क्वेश्चन है सिंपल सा, पर ये समझाने के लिए कि आपने ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से कमांड कर लिया है। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर हमें बेंजीन का दे रखा है 121.8 mm मर्करी। हमें बोला गया है 15 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डिसॉल्व कर दिया है 250 ग्राम बेंजीन में। तो ना ये इन्फॉर्मेशन जो रीडिंग वाली है ना, ये बड़े आराम से करनी चाहिए क्योंकि इसी आई एम रियली सॉरी, इसी से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, और उस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो हमें ये बात बोली गई है। फिर आगे बोला गया है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है 120 mm मर्करी पे, यानी हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड करोगे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। बिना कोई भी सॉल्यूट ऐड करे बेंजीन का वेपर प्रेशर 121.8 था, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड करा वेपर प्रेशर 120 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कितना है। तो देखो हमें डेटा क्या क्या गिवन है, अगर हम लोग बात करें, हमें ये पता है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, वो हो गया 121.8 mm ऑफ मर्करी। हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 15 ग्राम। ऐसे हमें ये बोला गया है मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन जो कि हमारा सॉल्वेंट है वो हमें दिया हुआ है 250 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजीन भी हमें दिया हुआ है 78। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, ये बात थोड़ी सी हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें मेरे भाई फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आने वाली। तो अब देखो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे टर्म हमें दे रखे हैं, और हमें सोल्यूशन का यानी बेंजीन का सोल्यूशन फॉर्म में पीएस दे रखा है। वो कितना दे रखा है बेंजीन सोल्यूशन का, हमें दे रखा है 121.2 mm। तो ये सारे टर्म दे रखे हैं और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो आई गेस आपको आइडिया पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए अपने को फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। सारा डेटा, सारी वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे। पी नॉट हमें कितना गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर हमें गिवन है 121.8, तो ये डेटा आपने यहां रख दिया 121.8।
माइनस पीएस कितना गिवन है, पीएस के बारे में अगर बात करें तो पीएस हमें गिवन है 120.2, तो ये रख दिया 120.2 डिवाइड में पी नॉट। अच्छा डिवाइड में यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो इस फॉर्मूले में ना पीएस होता है, कई बच्चों ने पकड़ लिया होगा, यहाँ पीएस आना है। तो अब यहाँ पर पीएस अगर लिखोगे तो पीएस हो जाएगा 120.2, साथ में मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट कितना गिवन है अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ सल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम, तो ये हमने रखा 15 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। ऐसा मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है जरा यहाँ देखो, मोलर मास ऑफ सल्यूट, अरे यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब काम करते हैं मोलर मास ऑफ सल्यूट के बारे में। मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78 दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने एक्चुअल में बेंजीन कितनी इस्तेमाल करी 250 ग्राम, तो हम लोग यहाँ पर 250 लिखेंगे। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो ये मोलर मास ऑफ सल्यूट आप बड़े आराम से अब कैलकुलेट कर लोगे, बस कैलकुलेशन करने वाला पार्ट थोड़ा सा आपका लगेगा। 5 के टेबल से आप इसे सॉल्व कर लो, 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा 50। मोलर मास ऑफ सल्यूट आपको सॉल्व करना है तो 78 में ये 120.2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 78 इंटू 120.2, मोलर मास को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 121 में से आप 120.2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 120 में से आप, ठीक है, आप क्या करोगे 121 में से 121.8 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 120.2, ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 120.2 तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 0.8 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करा आपने 6 आ गया, 120 में 121 में से 120 सब्ट्रैक्ट करा 1.6 आ गया, ठीक है। देखिए आगे जगह है क्या हमारे पास, नहीं भाई, तो यहीं पे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा आगे, तो यहीं पे मेरे साथ बने रहिए। ये आ गया 1.6, अब आपने इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.6। भाई यहां पर ये जो सब्ट्रैक्शन आ रहा था, ये जो डिफरेंस आ रहा था, आपने इसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहां पर 1.6 आ गया। तो अब इस पूरे वैल्यू को हमें बस क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है पूरी वैल्यू, हमें 3 में मल्टीप्लाई करना है 78 का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 120.2 का, तो 120.2 का आपने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और कुछ डेटा हमारे पास बचा क्या, फटाफट अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सल्यूट हम लोग को निकालना है, मास ऑफ सल्यूट हमें दे रखा है 15, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 78, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो हमारा था 250 ग्राम, ठीक है। ये 50 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये मैंने अभी लिखा नहीं है, ये यहाँ पे और आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो ये सारे टर्म आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये सारे टर्म मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करो, ऐसे आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 इंटू 78, ठीक है, आप 3 इंटू 78 सॉल्व कर लो, 3 इंटू 78 कितना आ रहा है, 3 इंटू 78 हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सल्यूट, अगर हमें निकालना है तो 3 इंटू 78, 3 इंटू 78 कितना बन गया 234, ठीक है, ये आ गया 234, इसमें मल्टीप्लाई करना है 120.2 का, डिवाइड में है 1.6, साथ में मल्टीप्लाई में है 50। अब आप चाहो तो इन्हें सिंप्लीफाई करने लगो, या आप चाहो तो इन्हें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कि इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दरअसल में 120.2 का न्यूमरेटर में, ठीक है, इस नंबर में 120.2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा 28126.8, 28126.8 डिवाइड में 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, तो 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 80। अब 80 को आप इस नंबर में एग्जैक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है। आपके पास क्या है नंबर, आपके पास नंबर है 28126 और हमें इसे डिवाइड करना है 80 से, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 80 से। तो अगर हम लोग इसे डिवाइड करें 80 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा लगभग 351 पॉइंट, हमें रिजल्ट मिल जाएगा 351.5 के आसपास, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो यहां पर मैंने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लेकर सॉल्व करा है, 351.5, ये 351.5 हमें कहीं पर दे नहीं रखा, हमें 356 दे रखा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पता बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लिए, तो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन की वजह से आंसर मैच उतना एक्यूरेटली नहीं करा, लेकिन आंसर एक्चुअल में क्या आएगा 356.2 आएगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैं आपको फिर से बताऊं, एक क्वेश्चन
अब आप खुद घर पे सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको अब ये पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया है या नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसे आराम से सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या आ रहा है। तो भाई आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। आई होप रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया है और वेपर प्रेशर किस तरह से रिड्यूस हो जाता है एक सॉल्वेंट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, ये आइडिया भी आपको बड़े अच्छे से पता चला है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो मैं ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऐसे वीडियोस आते रहे तो आप तक सीधे पहुंचते रहे। बाकी आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। देखो पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी आपके कंसर्न्स आते रहे, जो भी आपके डाउट्स आते रहे कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए, हमें मैसेज करते रहिए। हमसे कैसे कनेक्ट होंगे भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक हमारे अवेलेबल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल अवेलेबल है, ठीक है, आप हमें वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जल्दी बन जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे ऐप पर ना बहुत सारा फ्री मटेरियल आपके लिए पहले से अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स हैं, डीपीपीज अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल है, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जम के उसका इस्तेमाल करिए अपनी पढ़ाई के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन।